हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। स्वागत है आपका मेरे चैनल द यूनिक में। आज मैं आपको एक ऐसे मछुआरे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने एक साथी के साथ एक छोटी सी बोट में सवार होकर समंदर में गया और फिर उनकी बोट उस समंदर में गायब हो गई। उनके दोस्त, रिश्तेदारों और साथ काम करने वाले सभी लोगों ने मान लिया था कि वो दोनों समंदर में कहीं डूबकर मर गए होंगे, मगर वो मछुआरा 438 दिन यानी पूरे 14 महीने बाद वापस लौटता है। वापस लौटते ही उस पर एक खून का इल्जाम लग जाता है। तहकीकात में जब उससे ये पूछा गया कि वो समंदर में क्यों गया था, इतने दिन वो समंदर में जिंदा कैसे रहा और उसका दूसरा साथी कहाँ है, इसके जवाब में जो कहानी उसने सुनाई वो इतनी हैरत अंगेज और चौंका देने वाली थी कि इस कहानी ने उस मछुआरे का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा दिया। इस पूरी कहानी में जिस बात ने सबसे ज्यादा लोगों को रोमांचित किया वो ये थी कि कैसे इस मछुआरे ने इतने बड़े और खतरनाक समंदर में बिना खाने और बिना पानी के पूरे 14 महीने गुजारे और तब भी जिंदा बच निकला। ये कहानी है जोस रिंगा की, जो कि मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल का रहने वाला था, जिसकी उम्र 36 साल थी और वो पेशे से एक मछुआरा था। 17 नवंबर 2012 की सुबह जोस और उसका एक साथी मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव पर सवार होते हैं। उनके बीच ये तय होता है कि वो समंदर में कुल 30 घंटे गुजारेंगे और इसके बाद वापस लौट आएंगे, और इसी वजह से वो अपने साथ थोड़ा बहुत खाने पीने का जरूरी सामान ले जाते हैं। उनकी जो बोट थी उसकी लंबाई कुल 7 फीट थी, जिसमें एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था। बोट बहुत बड़ी ना होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं आ पाता था, इसीलिए वो अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान ले गए थे वो भी बस इतना ही था कि उससे एक दिन गुजारा हो सके। जोस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो खाना तो एक दिन का लेकर निकला है, मगर आने वाले 14 महीने उसे एक गहरे समंदर के बीचों बीच बिना खाने और बिना पानी के गुजारने हैं, जिससे सोचकर किसी की भी रूह कांप उठे। आपको बताता चलूं कि वो अपनी बोट जिस समुंदर में लेकर गए वो पैसिफिक ओशन था, जिसका कुल एरिया लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि अकेले हमारी धरती यानी कि जो सूखा हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं वो पूरा का पूरा समा जाए। इसका मतलब ये था कि अगर पैसिफिक ओशन में कोई घूम जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। वो दोनों मैक्सिको के किनारे से लगभग 120 किलोमीटर दूर निकल आते हैं और शिकार के लिए पानी में अपना जाल फेंकते हैं, पर उसी वक्त समंदर में एक भयानक तूफान आ पहुंचता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस जाल को वहीं छोड़ते हैं और बोट से वापस किनारे की ओर भागते हैं। वो दोनों लगातार बोट को भगाते रहे और लगभग 6 घंटे बाद सुबह 7 बजे वो किनारे से बस 20 किलोमीटर दूर थे, जहां से उन्हें समुंदर का किनारा और अपना गांव भी दिखने लगा था। हालांकि वो समुद्री तूफान को बहुत पीछे छोड़ आए थे, मगर उन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, और फिर उन दोनों के साथ जो हुआ उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो दोनों समंदर के किनारे पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू था और ना ही बोट के डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला सेल, मगर उनके पास एक रेडियो था जिसकी मदद से उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी जिसके लिए वो काम करते थे, और अपने बॉस की तरफ से जवाब का इंतजार करने लगे। मगर उनके बॉस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। अब इन दोनों का कांटेक्ट बाहर की दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुका था। जोस और उसका साथी अभी इसी सदमे में थे कि फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तेज हवाओं ने उन्हें फिर से समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारा उन्हें नजर आ रहा था वो भी धीरे धीरे उनसे दूर होता गया और उनकी नजरों से ओझल हो गया। अब उन्हें गायब हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे, और जब उनके परिवार वालों ने जोस के बॉस पर उन्हें ढूंढने का दबाव बनाया तब उसने अपनी बाकी मछुआरों की एक टीम बनाकर उन्हें ढूंढने के लिए समंदर में भेजा, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और उधर तेज हवाओं ने जोस की बोट को किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था। वो दोनों समंदर के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से दूर दूर तक बस समंदर ही नजर आ रहा था और उनकी बोट के अलावा ना ही कोई दूसरी बोट और ना ही कोई दूसरा इंसान मौजूद था। वो दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि थोड़ी दूर से गुजरने वालों की नजर भी उन पर नहीं पड़ेगी, और ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही वो लोग आग लगाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते थे। अब जोस और उसके साथी को इस बात का यकीन हो गया कि उनका बचना अब लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो खाने पीने वो साथ लाए थे वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और अब पेट भरने के लिए वो उन पंछियों और मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे जो उनकी बोट के पास आते, और पीने के लिए एक बोतल में वो होने वाली बारिश का पानी जमा करके पीने लगे, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि समंदर का खारा पानी पीने से उनकी मौत हो सकती है। पर कभी कभी कई दिनों तक बारिश नहीं होती और वो दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते, वो भी तब जब वो उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते। और इसी तरह दिन गुजरे और फिर महीने। इस दौरान वो जिस दिमागी टॉर्चर से गुजर रहे थे उसकी कल्पना करना भी अपने आप में बहुत डरावना है। आखिरकार 4 महीने बाद जोस एल्वर के साथी ने इस दिमागी टॉर्चर के आगे हिम्मत तोड़ दी और समंदर के पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जोस उस बोट पर बिल्कुल अकेला बचा था, ना ही उससे कोई बात करने वाला था और ना ही उसका कोई साथ देने वाला।
वो चारों तरफ से इस घरे समंदर में अकेले जिंदगी गुजारने लगा। जोज की बोट पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जो समंदर का सबसे शांत हिस्सा माना जाता है, जहां से महीनों में कभी कभार किसी शिप या कार्गो का गुजरना होता है। अब जोज को समंदर में रहते 6 महीने बीत चुके थे और इस दौरान उसने अपने साथी को भी खो दिया था और इसी वजह से वो धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खोने लगा था। तभी एक दिन उसे कुछ दूरी पर एक कार्गो शिप दिखाई देती है जो वहां से गुजर रही थी। ये वो पहली कार्गो शिप थी जो पिछले 6 महीनों में जोज ने देखी थी। उस कार्गो शिप को देखकर जोज की आंखों में एक चमक आ जाती है और जिंदा रहने की उम्मीद दोबारा जाग उठती है, मगर इस बार भी उसकी किस्मत उसे धोखा दे गई। जोज उस कार्गो शिप की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाया और हाथ से कई इशारे भी किए, मगर कार्गो शिप पर ना तो किसी ने उसकी आवाज सुनी और बोट छोटी होने की वजह से ना तो उस पर किसी की कोई नजर पड़ी और देखते ही देखते वो कार्गो शिप उसकी नजरों से ओझल हो गई और उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है कि समंदर के बीचों बीच रोज मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जिंदगी बचाने का मौका और आसरा दिखे और वो भी हाथ से निकल जाए तो कैसा लगेगा। अब जोज को अपनी उस बोट पर रहते 11 महीने बीत चुके थे और इस दौरान वो 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके सारे कपड़े फट चुके थे और अब उसके पूरे बदन पर सिर्फ एक अंडरवेयर बची थी। फिर आता है 30 जनवरी 2014। ये वो दिन था जिस दिन जोज की किस्मत पलटी और उसे इस समुद्री कैद से निकलने का रास्ता मिला, वो भी पूरे 14 महीने बाद। जोज अपनी बोट के आसपास नारियल तैरते हुए देखता है और उसे ही समझते देर नहीं लगती कि आसपास कोई आइलैंड करीब आ चुका है और ये नारियल उस आइलैंड के किसी पेड़ से टूटकर पानी में गिरकर यहां तक आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद उसे एक आइलैंड नजर आने लगता है और तभी वो अपनी बोट को जैसे तैसे उस आइलैंड तक ले जाकर वहां पर उतर जाता है। पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तब वहां उसे एक बीच हाउस दिखाई दिया। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो वहीं का रहने वाला था और पिछले 14 महीनों में वो पहला इंसान भी था जिसकी जोज से मुलाकात हुई थी। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसका नाम बोना ईट ऑल था। यह आइलैंड वहां से 11,000 किलोमीटर दूर था जहां से जोज के सफर की शुरुआत हुई थी। इस बार जोज की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो इस छोटे से आइलैंड पर पहुंच गया। लेकिन अगर उससे ये आइलैंड भी छूट जाता तो अगला आइलैंड फिलीपींस था जो इस आइलैंड से भी लगभग 5000 किलोमीटर दूर था। वहां से जोज को वापस अपने घर भेजा गया जहां एक और मुसीबत पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचने के बाद उस पर उसके साथी के कत्ल का इल्जाम लगाकर उस पर केस दर्ज कर दिया गया, वही साथी जो उसके साथ बोट पर गया था और जिसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद जोज ने 438 डेज नाम से एक किताब लिखी जिसमें उसने इस दौरान आने वाली तकलीफों और परेशानियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उसके साथी ने हालात से हिम्मत हारकर अपनी जान दे दी। ये थी कहानी उस मछुआरे की जो 14 महीनों तक बिना खाने और बिना पानी के समंदर में रहा मगर फिर भी बच निकला और उसका नाम सबसे लंबे समय तक समंदर में रहने वाले इंसान के नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।